हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइस, आज की क्लास एनसीईआरटी क्लास 11 का टॉपिक करेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, मनोविज्ञान का परिचय, और आज है मनोविज्ञान की विधियाँ। क्या है अभी आज की जो टॉपिक है वो मनोविज्ञान की विधियाँ। मनोविज्ञान की जो विधियाँ हैं, हम क्या कौन कौन सी पढ़ेंगे, जैसे कि निरीक्षण विधि है, केस अध्ययन विधि है, साक्षात्कार विधि है, सर्वे विधि, प्रयोगात्मक अंतः दर्शन विधि। तो ये है मनोविज्ञान की विधियाँ। कौन कौन सी भी? निरीक्षण विधि, केस अध्ययन विधि, साक्षात्कार विधि, सर्वे विधि, प्रयोगात्मक विधि और अंतर्दर्शन विधि। गाइस, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जिस भी एग्जाम में साइकोलॉजी यानी कि 30 नंबर की सीडीपी आती है, तो आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहेगी। तो प्लीज़ क्लास को कंप्लीट देखना। चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक मनोविज्ञान की विधियाँ। मनोविज्ञान की जो फर्स्ट विधि है वो कौन सी है? निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि जो निरीक्षण विधि है उसको हम प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। जैसे कि एरिक्सन ने 1913 में जब वॉटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की, तो मनोविज्ञान ने नए ढंग से इनको परिभाषित किया और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान भी माना गया, जिसे हम अंतर्निरीक्षण न होकर हम प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। निरीक्षण विधि क्या है? अभी इसमें कोई भी व्यक्ति है उसके व्यवहारवाद के बारे में बताया गया है, और इन्होंने निरीक्षण विधि को हम अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं और हम प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। और इनकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1913 में हुई थी। जेबी वाटसन ने किस पर प्रयोग किया गया है? किसके बारे में बताया गया है? व्यवहारवाद के बारे में इन्होंने बताया गया है। इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी या फिर जीव के व्यवहारों को जो निरपेक्ष भाव से अवलोकन करता है और अपने अवलोकन के आधार पर एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट तैयार कर लेता है, और उस प्राणी के व्यवहार के बारे में वहाँ तक निश्चय तक पहुँच पाता है। मीन्स इसमें निरीक्षण में क्या बताया है? जेबी वाटसन ने बताया कि जो व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभावित पड़ती है। इसमें क्या बताया कि इस टेस्ट में इन्होंने ये बताया कि जैसे कि इन्होंने एक व्यक्ति के जैसे कि एक रिपोर्ट तैयार की है और उसमें से कई क्वेश्चन पूछे गए, तो उस व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानने की कोशिश की है, और लास्ट में जो उसके व्यवहार का जो निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? भी निरीक्षण विधि कहेंगे। निरीक्षण विधि जैसे कि प्रेक्षण को हम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों और अवलोकन पर अलग अलग परिस्थितियों में करता है, जिसे हम प्राणी या फिर जीव व्यवहारों का अवलोकन एक साथ करते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी भी वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। निरीक्षण विधि के कई नाम है गाइस, याद रखना है। इसमें कोई भी आपको नाम दे दिया जाएगा और जैसे कि इसकी डेफिनेशन दे दी जाएगी, और उसमें से नाम पूछ लेंगे कि भी इसकी कौन सी किसकी डेफिनेशन है। तो इसके कई नाम है गाइस, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? भी जैसे कि हम इसको निरीक्षण को हम प्रेक्षण विधि भी कहते हैं, और अवलोकन भी कहते हैं, और प्रेक्षण को हम वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए इसको जो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी इसको कहते हैं। जैसे कि इसमें अध्ययनकर्ता प्राणी के दो तरह के व्यवहारों को माना गया, जैसे कि एक बाह्य व्यवहार और एक आंतरिक व्यवहार। बाह्य व्यवहार में जैसे कि बच्चा दौड़ता है, रोना, खेलना, और आंतरिक में क्या होता है कि जो जैसे रक्तचाप यानी कि हृदय में धड़कन के परिवर्तन होने वाले के प्रेक्षण होता है। क्या है? भी जो बाह्य व्यवहार है वो हमें दिख जाता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, दौड़ना, रोना, खेलना आदि सब क्या है? भी बाह्य व्यवहार है। और आंतरिक क्या है? भी जो हमें नहीं दिखाई देता, जैसे कि रक्तचाप परिवर्तन, हृदय से परिवर्तन आदि सब प्रेक्षण इसमें आते हैं। वस्तुनिष्ठ की दो विशेषताएं बताई गई हैं, जैसे कि प्रेक्षण हमेशा उद्देश्य या फिर सूक्ष्म होता है। जैसे कि प्रेक्षण किसी भी उद्देश्य तक पहुंचने के लिए प्राणी के व्यवहार को किसी भी खास पहलू से अधिक ध्यान देते हुए प्रेक्षण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? भी इसकी
दो विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी? कि जो कोई भी प्रेक्षण है हमेशा कोई भी व्यक्ति के उद्देश्य या फिर सूक्ष्म होना। सेकंड क्या है अभी? जो अन्य नियमों व संबंधित होने वाले जो पारस्परिक संबंध है उसका पता लगाना। फिर प्रेक्षण तीन टाइप का बताया गया, जैसे सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण और संभाविक प्रेक्षण। असंभाविक प्रेक्षण क्या होता है अभी? जिसमें प्रेक्षण की इस विधि में जो प्रेक्षण के उन व्यवहारों को हाथ बटाने के लिए जो प्रेक्षण करते हैं और उनका अध्ययन करना होता है, तो जो प्रेक्षण के लोगों के काम और उसके साथ मिलकर जो व्यवहार का प्रेक्षण भी करते हैं, जैसे कि उद्योग यानी कि किसी भी हम व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके जो श्रमिकों को जो भी समस्याएं आती हैं तो हम उसका अध्ययन करने के लिए संभव है, लेकिन उसके व्यवसाय के लिए जो एक श्रमिक यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो वो अपने आप को जैसे कि नामांतरित करवाना भी, अपना इंट्रोडक्शन करवा कर और अपने कार्य करे और साथ ही साथ उसके व्यवहारों का परीक्षण भी करते हैं। सेकंड क्या है भी? असहभागी परीक्षण है। असहभागी परीक्षण में क्या होता है भी? इसमें इस विधि में जो प्रेक्षण व्यक्ति है उसके व्यवहारों में कोई भी हाथ नहीं बटाता है, तो हम उसका प्रेक्षण करना होता है। जैसे कि दूर से किसी व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करना, जैसे कि नैदानिक है, शैक्षिक, सामाजिक, औद्योगिक परिस्थितियां और व्यक्तियों के बारे में व्यवहार को इस विधि में जाना गया है। सहभागी में क्या बताया भी? यह अपने उसके व्यवहार को हाथ बटाता है और इसमें असहभागी में इसका हाथ नहीं बटाता। संभाविक प्रेक्षण, संभाविक प्रेक्षण में क्या बताया है कि जो इसमें पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार के जो प्रेक्षण है वो संभाविक प्रेक्षण भी करते हैं। तो संभावित प्रेक्षण में किसका बताया है भी? इसमें जो पशुओं के जो व्यवहार होते हैं उसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया, जैसे कि बंदर, मधुमक्खी, चींटी आदि व्यवहारों को संभावित रूप से रहने के लिए स्थानों में जाकर उसका अध्ययन किया गया है। फिर इनकी कुछ गुण विशेषताएं भी हैं भी, तो इसमें गुण कौन से हैं भी? जैसे कि एक विधि में मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में इसको विस्तार किया गया है। अंतःनिरीक्षण विधि का जो सिर्फ वयस्क विधियों के बारे में बताना, फलस्वरूप इनकी कोई छोटी सी इन्हीं व्यक्तियों की जो मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करना, प्रेक्षण किसी छोटे छोटे बच्चे या फिर वयस्क, पागल, अपाहिज, पशु आदि पर इन्होंने आसानी से इस पर प्रयोग किया जाता है। किसका भी? प्रेक्षण विधि का। और इस विधि का जो उपयोग है वो मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है। इसमें सेकंड में क्या बताया है कि भी जो इस विधि में एक समय से एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। जैसे कि कोई भी अध्ययन करता है तो वो भीड़ के व्यवहार में उसका अध्ययन करना चाहता है, तो इस विधि का जो प्रयोग है वो काफ़ी आसानी से उसे तरह के जो व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। थर्ड क्या है भी? इसमें किसी भी विधि के आंकड़ों को सांख्यिक विश्लेषण को काफ़ी आसानी से इसको किया जाता है और प्राय आंकड़े, आवृत्ति, प्रतिशत आदि को इन्होंने क्या किया है भी? पर्याप्त भी किया है और इनके परिणाम में इसका निष्कर्ष वैधता काफ़ी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है भी? इनकी जो निष्कर्ष है वो प्रेक्षण विधि की जो वैधता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। फिर इनके दोष बताए गए भी। दोष में क्या बताया? जो प्रेक्षण करते समय प्रेक्षण का जो पूर्वाग्रह है उसकी मनोवृत्तियां आदि का प्रभाव कैसे प्रेक्षण पर पड़ता है। किस पर पड़ता है अभी? जो प्रेक्षण करते समय जब हम प्रेक्षण की अपनी पूर्वाग्रह यानी कि अपनी आवश्यकताओं का जो मनोवृत्तियां आदि का जो प्रभाव है वो प्रेक्षण पर पड़ता है। जैसे कि प्रेक्षण के द्वारा किया गया वस्तुनिष्ठ को न होकर आत्मनिष्ठ होना, और ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने निष्कर्ष बहुत अधिक विश्वसनीयता और वैध नहीं रह जाता। क्या नहीं रह जाता भी? वैध और विश्वसनीयता। इस विधि में जो प्राणी के व्यवहार है उनको मानसिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और इसमें इस दिशा में हमेशा सफलता प्रेक्षण नहीं मिल पाती। क्या नहीं मिल पाती भी? जो इसकी हानि है वो उसमें क्या बताएंगे? जैसे कि इस विधि में इन्होंने जो प्रेक्षण विधि है उसके व्यवहार के जो मानसिक क्रियाएं के बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सफलता प्रेक्षण में नहीं मिल पाती। जैसे कि गाँव में अभी दो स्त्रियाँ
एक दूसरे से काफ़ी दिन से मिलती जुलती हैं, तो अपनी खुशी को भी प्रकट करने के लिए वो रोते हैं। कोई भी प्रेक्षण रोने के जो इस व्यवहार में प्रेक्षण का जो निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए दोनों स्त्रियां किसी भी कारण से दुखी हैं, तो ये दोनों स्त्रियां रोकर अपनी खुशी को प्रकट कर रही हैं। तो इसमें जो प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ विधि में के आधार पर हमेशा जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं वो सही अर्थ निकालना क्या है भी संभव नहीं होता। थर्ड में क्या बताया भी, इस विधि में जो प्रेक्षण विधि है वो संभाविक और अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है, और इसका परिणाम क्या निकलता है भी, जो प्राप्त निष्कर्ष की व्याख्या निकालकर उसको परिणाम संबंध के रूप में नहीं किया जाता। जैसे कि जोन्स ने 1928 में अध्ययन किया था कि जैसे कि कॉलेज का एक छात्र है वो सांप देखकर डर जाता है, लेकिन डरने की जो संभाविक प्रक्रिया है वो किस प्रकार कहना उसको मुश्किल है। जैसे कि सांप के आकार में छात्रों में डर हो जाना, उसे भयानक रूप से उसे डर लगना, अपनी चाल से भी डर उत्पन्न होना आदि, जैसे कि किसी भी कारण से उसको डर लगना। तो इसमें इसका कारण क्या है भी, उसको किसी भी चीज से डर लगना, यानी कि किसी भी जो कारण परिणाम संबंध से कारण को पता लगाना कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रेक्षण अनियंत्रित व संभावित परिस्थितियों में भी की जाती है। तो गाइज ये था हमारी फर्स्ट निरीक्षण विधि। सेकंड क्या है भी, केस विधि। केस विधि में इन्होंने क्या बताया है भी, जो इनका केस विधि में किसी भी विधि का जो हम उपयोग करते हैं नैदानिक मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्तियों की रोगात्मक लक्षण उसकी पहचान करके उसके कारणों का पता लगाकर किसका कारण पता लगता है, तो इसे हम क्या कहेंगे भी, नैदानिक विधि भी कहते हैं। जो केस स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे भी, नैदानिक विधि भी कहते हैं। जैसे कि क्लिनिकल मेथड, इसमें क्या बताया है भी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है उसको रोग से लक्षण हो जाते हैं, तो उसकी जो रोग का पता लगाना, उसके कारणों का पता लगाना कि उसको किस प्रकार का रोग हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे भी, नैदानिक विधि भी कहेंगे। और इस विधि में किसी भी व्यक्ति के जो व्यवहार को समझने के लिए जीवन से सभी तरह की घटनाओं के साथ में उसकी माँ के गर्भ से आने के समय से ही घटित हो जाता है, और इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं किसके माध्यम से भी, केस स्टडी के माध्यम से। इसके गुण है भी, जैसे कि नैदानिक विधि है, इसमें प्रत्येक अध्ययन के लिए कोई भी व्यक्ति है उसके इतिहास को तैयार करना और उसके कारणों को पता लगाना कि भी उसको कैसे क्या रोग हुआ, और इस विधि से हम गहरा अध्ययन संभव होता है। सेकंड में क्या बताया है भी, इसकी जो नैदानिक विधि है वो व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास क्रम से अच्छी तरह से उसको जांच सकते हैं, और इस विधि में के द्वारा हम मनोवैज्ञानिक पता भरपूर से लगा सकते हैं, जैसे कि व्यक्ति किन किन व्यक्तिगत अवस्थाओं से होकर गुजरता है और इनकी जो मानसिक और शारीरिक और मानसिक विकास पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। थर्ड में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो नैदानिक विधि है उसकी जो अध्ययन के आधार पर केस वितरण की गई है, और इस विधि की जो व्यक्तियों की जो समस्या होती है तो उसके जो संभावित कारणों पर उसका प्रभाव पड़ता है, और इसका अवसर किसमें देखने को मिलता है भी, मनोवैज्ञानिक से ये प्राप्त होता है। फिर इनके कुछ अवगुण बताए हैं। अवगुण में क्या होता है भी, जिसमें जो नैदानिक विधि है उसके आधार पर व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानना, जैसे कि व्यक्ति के माता पिता या फिर दोस्त पड़ोसियों के द्वारा सूचनाओं को इकट्ठा करना, और उसके जो माता पिता दोस्त पड़ोसी हैं उनकी जो सच्ची घटना है उसकी घटनाओं के बारे में जानना, और इसके संबंध जो नैतिकता से छिपा हुआ है उसके बारे में जानना। जो तो एक जो सूचनाएं है वो इकट्ठी करनी होती है, और उसके माध्यम से उसके जो रोग है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है, लेकिन अधिक निर्भर योग्य नहीं रह गया। तो सेकंड में क्या बताया है, इसमें जो व्यक्ति के बारे में जो हम पूर्व वितरण तैयार कर रहे हैं, यानी कि सूचना को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको इतिहास से तैयार किया जाता है। उनकी जो सत्यता की जांच करने के लिए इन्होंने नैदानिक विधि में नहीं आता। थर्ड में क्या बताया है इन्होंने कि जो समस्या किसी भी व्यक्ति की जो समस्या आती है तो उसको अध्ययन करने के लिए उसे काफ़ी प्रशिक्षित और साक्षात्कार की जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है उसके उत्तम ज्ञान से होता है, यानी कि
हम किसी भी विधि का जो उपयोग करते हैं तो मनोवैज्ञानिक से करने लगते हैं और इसकी जो परिस्थिति है वो तथ्यों और अधिक भरोसा से नहीं की जाती। फोर्थ में इस विधि में इन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति का जो स्वरूप है वो अनोखा होता है और इसका जो निष्कर्ष है वो सामान्यकृत और असंबद्ध से नहीं किया जा सकता। ये था भी हमारा केस स्टडी। और अब है साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या बताया है अभी इन्होंने कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के किसी भी जो उद्देश्य के सामने आमने सामने बैठकर जो बातचीत की जाती है तो वो क्या कहलाती है भी साक्षात्कार कहलाती है। जैसे कि डेजी ने 1970 में कहा है कि जो साक्षात्कार है वो आमने सामने किया गया दो चीज आदान प्रदान होता है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है। कर्लिंगवेल में 1985 में क्या बताया है इन्होंने कि जो साक्षात्कार है वो आमने सामने अंतर व्यक्तिगत भूमिका को प्रस्तुत करता है, यानी कि एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति को सोच समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए इसका प्रश्न किया गया है। फिर साक्षात्कार की टाइप बताएं भी। साक्षात्कार के जो टाइप हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के। जो नैदानिक साक्षात्कार है, सोच साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार और केंद्रित साक्षात्कार। रचना के आधार पर इन्होंने 2 भागों में बताया, जैसे कि संचरित और असंचरित। तो गाइस एग्जाम में किसी भी टाइप से पूछा, जैसे कि रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं भी? संचरित, असंचरित। संचरित तो चलो भी हम इसके साथ की जो टाइप हैं उनकी एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि नैदानिक विधि। नैदानिक विधि क्या होती है अभी? जब हम कोई भी साक्षात्कार करते हैं तो उसके व्यक्ति की जो अंतर्निहित यानी कि उसकी भावनाएं, प्रेक्षण, संघर्षों के बारे में जो अधिक रुचि को दिखलाता है, तो इस प्रकार के जो साक्षात्कार में और साक्षात्कारकर्ता को यह जानने के लिए पता चल जाता है कि उनको किन किन भावनाएं, संघर्ष और घटनाओं के बारे में ये बातचीत करना है। फिर है रिसर्च इंटरव्यू। रिसर्च इंटरव्यू में क्या बताया अभी उन्होंने कि कोई भी जब हम किसी भी साक्षात्कार या फिर साक्षात्कारकर्ता की किसी भी जो सोच समस्या है उसके बारे में उसको विस्तृत करके उनको विषय के रूप में पूछताछ करना और आंकड़ाओं को क्या करना भी? आंकड़ों को संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना। और इसकी जो साक्षात्कार के मुख्य उद्देश्य के लिए सोच समस्याओं को हम क्या करते हैं भी? संग्रह करते हैं, यानी कि उसके बारे में कोई भी जो व्यक्ति होता है उसकी समस्याओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यंग ने 1949 में बताया कि जो इस प्रकार की शोध है वो अधिकतर उन वैज्ञानिकों के द्वारा की जाती है जिसमें किसी भी विशेष समस्या का उत्तर तुरंत पा लेते हैं। निदानात्मक समस्या। निदानात्मक समस्या में क्या बताया अभी उन्होंने कि किसी भी तरह के जो साक्षात्कार है वो किसी भी रोग से संबंधित होते हैं, तो उनके कारणों का पता लगाने के लिए जो इंटरव्यू यानी कि जो पूछताछ की जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे भी? निदानात्मक साक्षात्कार कहेंगे। और इस साक्षात्कार में उन्होंने नैदानिक मनोविज्ञान से होता है, जैसे कि रोगी है वो आमने सामने बैठाकर उसके बारे में पूछना, किसी भी जो उसे रोग हुआ है यानी कि रोग से छिपे कारणों से उसे पता लगाना बातचीत के दौरान, तो हम इसको क्या कहेंगे भी? निदानात्मक साक्षात्कार कहेंगे। चयन साक्षात्कार है। चयन साक्षात्कार क्या होता है भी? जिसमें किसी भी पद या फिर नौकरी के लिए जो सिलेक्शन है का जो ख्याल विषय यानी कि इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है तो वो क्या कहलाता है भी? चयन साक्षात्कार। मीन्स इसमें व्यक्ति के जो भी इंटरव्यू होता है तो उस कोई भी पोजीशन होती है यानी कि किसी भी जॉब के लिए जब हम सिलेक्शन के लिए जो इंटरव्यू के साथ जो इंटरव्यू दे के आते हैं यानी कि जो हमारे और जो साक्षात्कारकर्ता है उसके बीच में जो बातचीत होती है तो उसके आधार पर उसकी जो मनोवृत्ति है, अभिक्षमता, क्षमता और आचरण आदि के बारे में पता लगा सकते हैं और इसके उद्देश्य तक भी पता लगा सकते हैं कि जो अपनी मनोकृति है, अभिक्षमता, क्षमता, अनुभव आदि के लिए ये किस नौकरी के पद तक और नौकरी के लिए योग्य होगा।
फिफ्थ है केंद्रित साक्षात्कार। केंद्रीय साक्षात्कार में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो केंद्रीय साक्षात्कार है वो ऐसे लोगों है और उनके ऐसे लोगों का इंटरव्यू होता है जिसमें किसी भी घटना और किसी भी घटना के विशेष, जैसे कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है और उसे उसके बारे में कोई चलचित्र देखना, यानी कि जैसे कि हमने कोई भी बात सुनी है तो हम उसके माध्यम से उस बात का पता लगाना, यानी कि किसी भी परिस्थितियों के बारे में पता लगाना और उसके जो विश्लेषण के दौरान जो हम साक्षात्कार में एक निर्देशिका भी होती है और उनके दो भागों से उनका उल्लेख किया गया है, जैसे कि किसी भी जांच के द्वारा हमें कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, और दूसरा क्या है भी उनकी परिकल्पनाओं से उल्लेख होता है जिसमें साक्षात्कार के आधार पर आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। सिक्स क्या है भी संचरित साक्षात्कार। संचरित साक्षात्कार क्या होता है भी जिसमें साक्षात्कारकर्ता विषय के लिए जो प्रश्नों का एक निश्चित क्रम से पूछता है और उसमें दिए गए उत्तरों में मानवीकृत फॉर्म से रिकॉर्ड किया जाता है, और साक्षात्कारकर्ता में साक्षात्कार के दो सभी व्यक्तियों के साथ में प्रश्न पूछकर खास निष्कर्ष पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे कि संचरित क्या होता है भी कोई भी जब हमें एक निश्चित यानी कि कोई भी क्रम से हम क्वेश्चन को लिखते हैं, लेकिन उसको जब हम उत्तर के माध्यम से यानी कि जो भी फोरम का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तो उसमें साक्षात्कारकर्ता के जो सभी व्यक्ति हैं उनको एक एक प्रश्न पूछकर उनके निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे भी संचरित साक्षात्कार करते हैं। और इसके अन्य नामों से भी जाने जाते हैं विसंचरित साक्षात्कार को, जैसे कि औपचारिक साक्षात्कार है और प्रतिकृत साक्षात्कार। फिर है असंचरित साक्षात्कार। असंचरित साक्षात्कार में क्या होता है भी जो इसमें असंचरित है जो असंचरित साक्षात्कार को किसी भी व्यक्तियों के जो प्रश्न पूछता है यानी कि पूर्व निर्धारित नहीं होता, इसमें कोई भी पूर्व निर्धारित नहीं होता और न ही वह किसी खास क्रम से उनके प्रश्नों को पूछता है, यानी कि वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। इसमें किसी भी जो तरह के जो साक्षात्कार है साक्षात्कारकर्ता किसी भी ढंग से किसी भी पर्सन को किसी भी विषय से पूछेगा जिसमें हम पहले से उसको निर्धारित कर चुके हैं। इस तरह के जो साक्षात्कार है उसमें कोई भी सीमा नहीं होती, जिसमें कई मिनटों तक प्रश्नों को पूछा जाता है और किसी किसी विषय में चंद मिनटों से उनको निपटाया भी जाता है। साक्षात्कार के लाभ और परिसीमाएं, इसमें लाभ और परिसीमाएं भी हैं, जैसे कि कोई भी जो साक्षात्कार है वो साक्षात्कारकर्ता के कम समय में उसको सूचनाओं को इकट्ठा करना और उसके जो प्रत्यक्षी है उसके द्वारा जो प्रश्नों की व्याख्या ठीक ढंग से की जानी चाहिए, और कोई भी पर्सन है वो लचीलापन होने के साथ साथ में कम समय और गहन जानकारी प्राप्त करना भी संभव हो सकता है। फोर्थ में क्या है भी कोई भी जो पर्सन है उसको सही सही ढंग से दे पाना, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए भी जो प्रत्यक्षी उसका आंसर सही ढंग से दे सके, यानी कि आसानी से वो अपना क्वेश्चन का आंसर दे सके। फिफ्थ में इन्होंने क्या बताया भी जैसे कि जो साक्षात्कार है उसके जो प्रत्यक्षी है उसको कुछ अशाब्दिक संकेतों का भी पता होना चाहिए, जिसमें यानी कि भाव भंगिमा आदि अवलोकन का पता होना, इसमें किसी भी मिलने के जो संकेतों के आधार पर उनके उत्तरों का जो अर्थ है वो सही ढंग से उसको समझ में आना चाहिए। फिर इनके लाभ हैं। लाभ में क्या बताया है जैसे कि जो साक्षात्कार है उनके विषय और प्रत्यक्षी के रूप में उनको जो शाब्दिक अनुक्रिया और वैधता के बारे में जो सूचनाओं को इकट्ठा करना और जो शाब्दिक अनुक्रिया के आधार पर कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिक वैधमान नहीं होना चाहिए। सेकंड में क्या बताया अभी इन्होंने जो साक्षात्कारकर्ता है उसको ध्यान साक्षात्कार के दौरान अन्य अनुक्रियाओं को ठीक ढंग से नहीं किया जाता, और जैसे कि जो साक्षात्कार है वो काफ़ी ढंग से थका हुआ होता है जिसमें प्रत्यक्षी को अनुक्रियाओं को ठीक ढंग से उसका रिकॉर्ड तैयार नहीं किया जाता। थर्ड में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो साक्षात्कार है उसको पूर्व धारणाएं आशाएं पूर्व कल्पनाओं और साक्षात्कार से पहुंचा जाता है, जिसमें किसी भी जो व्यक्ति होता है उसकी व्याख्या आसानी से उसको प्राप्त हो सके।
सिकोरुवल ने 1964 में बताया कि जो साक्षात्कार है वो संदर्भ के एक साक्षात्कार से दूसरे साक्षात्कार को एक सम्मान नहीं मानता। वो कभी कभी देखा जाता है कि जो नम्र माहौल होता है उसे संपन्न हो जाता है। कभी कभी साक्षात्कार एक सख्त माहौल में भी पूरा किया जाता है जिसमें साक्षात्कार संदर्भ से भिन्नता आ जाती है। उसको अलग अलग तरीकों से साक्षात्कार का निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। ब्लैक और चैंपियन 1976 में ये बताया कि जो किसी भी जो दोषपूर्वक होने के कारण जो भी मिलने की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी समस्या के अध्ययन करना, यानी कि जब हम एक प्रत्यक्षी का जो समूह होता है उनकी सूचनाओं के आधार पर हम उसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं और उसको धनात्मक रेटिंग भी कहते हैं, जिसमें लोग प्रत्यक्षी से ऋणात्मक रेटिंग भी आती है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव रैंकिंग भी आती है, जिसमें साक्षात्कार के आधार पर उसके निष्कर्ष तक पहुंचना असंभव हो जाता है। सर्वे विधि में क्या बताया भी, जैसे कि कोई भी मनोविज्ञान है उसकी एक ऐसी समस्या होती है जिसमें ठीक ढंग से उसका अध्ययन यदि कोई भी अध्ययन करता है वो एक छोटा यानी कि प्रतिदर्श यानी कि सिंपल व्यक्तियों की किसी भी संख्या या और उसके उद्देश्य में उसको शामिल किया जाता है तो वो क्या कहलाता है भी, प्रतिदर्श कहलाता है। चाहे वो ठीक ढंग से वैज्ञानिक ढंग से वह नहीं कर पा रहा हो या फिर किसी भी समस्या के अध्ययन की जो प्रतिदर्श है उसको बड़ा होना और उसके अलग अलग वर्गों में व्यक्ति को लेना और उसका उस समाज में बच्चों का जो पालन पोषण है उसका अभ्यास करना, मनोवृत्ति का अध्ययन, शादी से पहले जो लैंगिक संबंध है उसके अध्ययन करना, किशोरों के विशेष औसत को संबंधित आदि जो भी समस्याएं हैं तो उस समस्याओं के बारे में जानना और जो भी समस्याएं आती हैं उसके अध्ययन के लिए मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं भी, सर्वे विधि को अपनाया गया है। इसमें कुछ गुण और दोष भी बताए गए हैं। गुण जैसे कि कोई भी इसके द्वारा जब हम कम समय से अधिक समय तक व्यक्तियों का जो आंकड़े हैं उसको संग्रह किया जाना, यानी कि जो अलग अलग वर्गों की जो व्यक्तियों का चयन करने के लिए अध्ययन का पता लगाना और उसके निष्कर्ष तक सामान्यकृत गुण को पहुंचा जा सके। जैसे कि कोई भी निष्कर्ष को हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को सही माना जा सकता है और उसके निष्कर्ष तक हम अधिक से अधिक व्यक्तियों को सही मानते हैं। फिर है अवगुण। अवगुण में क्या बताया भी, जो इनका प्रयोग है वो शिशुओं पर यानी कि छोटे बच्चों पर नहीं किया जाता। और सेकेंड, इस व्यक्तियों पे जो संबंधित है आंकड़ों की जो उनकी वैधता लोगों को शक बना होता है। जैसे कि डाक प्रश्नावली है उसको जो प्राप्त सूचनाएं और आंकड़े सही होते हैं तो उसकी जो निश्चितता पूर्वन कैसे कहा जा सकता है। और हो सकता है जैसे कि कोई प्रश्नों का उचित जवाब देने के लिए दूसरे से किया जा सकता है, यानी कि कुछ भी प्रश्नों का जवाब देना प्रश्नावली से लौटा दिया जाता है। फिर है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या बताया अभी इन्होंने, जो प्रयोगात्मक विधि है हम उस विधि को कहते हैं जिसके आधार पर प्रयोग होता है, यानी कि किसी भी व्यवहार और जो मानसिक प्रक्रिया के जो किसी भी नियंत्रण और क्रमबद्ध अध्ययन का जो प्रेक्षण के लिए जो उनका प्रयोग किया जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे भी, प्रयोगात्मक विधि कहेंगे। और प्रयोगात्मक इसको हम वैज्ञानिक अर्थ यानी कि जो चर जैसी घटना या फिर परिस्थिति व्यक्ति के जो गुण जिसे हम मापा जा सकता है तो उसे हम परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित करते, जैसे कि उम्र, वृद्धि, थकान आदि के साथ में चर का क्या उदाहरण माना गया है। जो मनोवैज्ञानिक प्रयोग है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, संगत चर यानी कि नियंत्रण चर कहते हैं। स्वतंत्र चर क्या कहते हैं भी, जिसको हमें जो भी प्रयोग करता होता है उसको हम जोड़ तोड़ कर सकते हैं, यानी कि जिसके प्रभाव से हम एक दूसरे चर को अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे भी, नियंत्रित चर कहेंगे। आश्रित चर किसे कहेंगे भी, जो भी हम किसी भी जैसे कि जिसके बारे में हम प्रयोग कर रहे हैं और उसके पूर्व कथन करना चाहते हैं तो उसको जो आश्रित चर कहते हैं, जिसे हमें कोई भी क्योंकि होने वाले जो परिवर्तित स्वतंत्र चर है उसके जोड़ तोड़ पर वो क्या होता है भी, निर्भर होता है। और इस चर को हम बरहिंगर चर भी कहते हैं, नियंत्रण चर भी कहते हैं। और आश्रित चर यानी कि स्वतंत्र चर के जो नियंत्रण चर होता है उसके आपसी संबंधों का उदाहरण भी इस प्रकार बताया गया है।
फिर है गुण। गुण में क्या बताया, जैसे कि प्रयोगात्मक विधि है, जैसे कि प्राणी या फिर जीव व्यवहारों की जो मानसिक प्रक्रियाओं के संबंध की जो एक नियंत्रण अवस्था में होती है, जिसमें उसका निष्कर्ष है वो आंतरिक वैधता काफी उन पर अधिक होता है, और इनका जो गुण है वो अनेक विधियों से क्या होता है भी अलग होता है। प्रयोगात्मक विधि की जो पुनरावृत्ति है उसका गुण के बारे में बताया, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है और उसके जो अपने रिपोर्ट से यह लिखता है कि जो प्रयोगात्मक डिजाइन क्या था, इनका जो प्रयोज्य की संख्या क्या थी, यानी कि जो स्वतंत्र के जोड़ तोड़ कैसे किया जाता है आदि। यदि वह किसी भी अध्ययनकर्ता का निष्कर्ष तक पहुंचने की कोई भी शंका होती है तो उसको दोहराना निष्कर्ष की जांच आसानी से ले जा सकते हैं। और प्रयोगात्मक विधि में काफ़ी वस्तुनिष्ठ होती है, जिसमें कोई भी एक खास ढंग से उसका खास विधि का प्रयोग किया जाता है, और चाहे वो किसी प्रकार का पक्षपात हो या फिर पूर्वाग्रह आदि भी कर सकते हैं, जिसमें आंकड़ों का गुणात्मक और परिणात्मक विश्लेषण आसानी से इसको किया जाता है। इनके दोष में क्या बताया, अभी जो प्रयोग के नियंत्रण है उसको वास्तविक या फिर कृत्रिम होकर, यानी कि किसी भी जीवन की जो वास्तविक परिस्थिति का कम होना, और प्रयोगात्मक विधि में निष्कर्ष या सामान्यीकरण वास्तविक परिस्थिति में इसको संभव नहीं किया जाता। सेकंड में क्या बताया, अभी उनको जो प्रयोगता पूर्वाग्रह को प्रतिदर्श पूर्वाग्रह से दो महत्वपूर्ण दोष बताए गए हैं, और इसमें पूर्वाग्रह के जो प्रयोग करता है या फिर उनकी उम्मीद या फिर प्रत्यक्षताएं पक्षपात आदि प्रयोग से इनको प्रेक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। थर्ड में क्या बताया अभी इन्होंने कि जो कोई भी जो पशु इनका जो प्रयोग है वो पशुओं पर किया गया है और मनुष्य पर नहीं किया गया। जो प्रयोगात्मक विधि है उसको कार्य क्षेत्र सीमित होती है, जैसे कि कोई भी इसका प्रयोग है कि कोई भी हमें इसे अंत जो शरीर के कोई भी अंग या फिर मस्तिष्क से विशेष अंग को काट कर निकाल देना और उसका जो प्रभाव है वो व्यवहार पर क्या पड़ता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो मनुष्य के साथ में एक ढंग से इसका प्रयोग करना अनैतिक माना जाता है। शायद कोई भी मनुष्य ऐसा करवाने के लिए क्या होगा भी तैयार नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका जो प्रयोग है वो पशुओं के साथ में आसानी से किया जा सकता है। अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में क्या बताया अभी उन्होंने कि अंतर्दर्शन विधि में जैसे कि अंदर का अंतर निरीक्षण का क्या अर्थ होता है अभी अंतर यानी कि अंदर का निरीक्षण। जब भी हम कोई भी व्यक्ति के जो अंदर अनुभूति या फिर स्वयं निरीक्षण करते हैं तो उसे हम अंतर निरीक्षण कहते हैं। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, अभी विलियम्स वुंट ने अपने जो शिष्य है यानी कि टीचनर है उसके साथ में संरचनावाद नामक स्कूल की स्थापना के द्वारा इन्होंने किया गया था, जिसमें जो लोगों के मनोविज्ञान की चेतन अनुभूति आदि के बारे में उनको परिभाषित किया है, यानी कि चेतन अनुभूति का अध्ययन करके उसका अंतर निरीक्षण करते हैं। इसमें इन्होंने जो चेतन के अनुभूति है उनके 3 तत्व बताए थे, संवेदन, भाव और प्रतिमान। मीन्स इसका कहने का मतलब ये है कि इसने जो व्यवहार है वो संरचनावादी पर किया गया है और इनकी जो 3 टाइप बताया जैसे कि संवेदन है, भाव है, प्रतिमान है। और इसमें जैसे कि कोई भी व्यक्ति है तो उनकी जो दुर्घटना यानी कि मृत युवक को सड़क पर पड़ा देखता है तो उसकी जो चेतन अनुभूति में कोई भी खास जो बातें हमारे सामने आती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वो किसका एग्जाम्पल है भी अंतर निरीक्षण का उदाहरण है। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताएं जैसे कि किसी भी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की पूर्वाग्रह या फिर पक्षपात की भावना नहीं होना, अंतर निरीक्षण करने वाले व्यक्ति को ध्यान या अवधान प्रक्रिया के पूरे नियंत्रण होना, इसमें शारीरिक और मानसिक रूप में जो व्यक्ति की थकान और मानसिक रूप से इसका कोई भी भाव नहीं होता। इसके गुण में क्या बताया है अभी इन्होंने कि जैसे कि कोई भी व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया होती है यानी कि इच्छा, भाव आदि का विश्लेषण ठीक ढंग से हो पाता है, जिसमें मस्तिष्क समस्याएं होती हैं तो उसे हम निरीक्षण विधि के द्वारा इसका अध्ययन करते हैं। सेकंड में इन्होंने जो आत्म निरीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है तो इसमें किसी भी दबाव कोई भी व्यक्ति है किसी भी दबाव के करते समय हम उसकी मानसिक प्रक्रियाओं के जो निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए उसको बढ़ना और उसकी दूसरी विधि को नहीं किया जाता।
थर्ड में इन्होंने क्या बताया भी, जो इस विधि के दौरान जब हम मनोवैज्ञानिक चेतन, अनुभूति और जो मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर है भी इनके दोष में क्या बताया भी, अंतर निरीक्षण विधि में जो व्यक्तिगत और आत्मनिष्ठ होते हैं, तो अंतर निरीक्षण करने उनको जो भी कहा जाता है यानी कि माना जाता है, तो इसमें अनुभूति कुछ हो रहे हैं यानी कि कुछ रह गए, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी को, कुत्ते को मान लीजिए, व्यक्ति की दुखद अनुभूति को उत्पन्न करता है, लेकिन इसे ना बताकर वह यह भी देख सकता है कि जो कुत्ते को देखकर काफी दुखद या फिर अनुभव यादें रह जाती है, जिसमें अंतर निरीक्षण विधि को आत्मनिष्ठता की गुंजाइश भी की जाती है, जिसमें हम वैधता भी कम से कम होती है। सेकंड में जैसे कि इनकी जो अंतर निरीक्षण विधि है उसका करना संभव नहीं होता, और अनुभूतियों का अवगत कराने के लिए जो अभिव्यक्ति भाषा के रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। थर्ड में जो इनका अंतर निरीक्षण का प्रयोग है पशु पक्षी छोटे छोटे बालक और पागलों पर नहीं किया जाता। इसमें किसी भी जो परिस्थिति के कारण जो चेतन अनुभूति का अध्ययन किया जाता है उनकी अभिव्यक्ति भाषा के ठीक से नहीं कर पाते। थर्ड में इन्होंने क्या बताया, जो अंतर निरीक्षण विधि है उनका अनुभव करने के लिए अनुभूतियों का जो निरीक्षण एक व्यक्ति से हो जाता है और उसको दोहराना काफी कठिन हो जाता है। तो गाइस ये थी आज का टॉपिक हमारी मनोविज्ञान की विधियां। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कोई भी विधि के बारे में पूछ लेते हैं, तो हमने कौन कौन सी विधि की है, जैसे कि निरीक्षण विधि है, केस अध्ययन विधि है, साक्षात्कार, सर्वे, प्रयोगात्मक, दर्शन विधि। तो कल करेंगे हम जो केंद्रीय प्रकृति का माप के बारे में करेंगे। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइज मैंने सीडी यानी कि साइकोलॉजी के साथ साथ में एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी हैं। तो गाइज और इसके सीडीपी के साथ साथ में मैंने हिंदी का टॉपिक भी स्टार्ट करवा रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।